राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी स्लो जिंदगी। मेरे साथ फिर से मौजूद है श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, बहुत स्वागत है आपका। श्रीकांत भाई, मैं सीधा ले चलूंगा आपको मुद्दे पे। मुद्दा है बंगाल, ममता, उनका सांसद हुमायूं कबीर और ममता के अपने विधायकों में। नेता 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 है वो, सांसद नहीं है। हाँ, उनका विधायक, हाँ मैंने विधायक विधायक सॉरी। हाँ। तो उनका एक विधायक है हुमायूं कबीर, उसको सस्पेंड कर दिया पार्टी ने। और ममता की पार्टी में जो उथल पुथल चल रही है, ममता को देखिए, मैं बताऊं, ममता के जो कुछ खास हिंदू नेता थे ना, उन्होंने एक बात समझाई है कि आप एज अ मुस्लिम लीडर, एज अ मुस्लिम पैसिफिस्ट, एज अ गोल टोपी की अम्मा, उनकी बुआ, उनकी मौसी, उनकी मामी, चाची, उनकी बहन बनती ज्यादा नजर आ रही हैं और हिंदू आपसे दूर जा रहा है। और सर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं सर, महाराष्ट्र, हरियाणा और अब बिहार, सर इसने ना सर खौफ पैदा कर दिया है पूरे इंडी अलायंस में, पूरे इंडी ब्लॉक में। सबकी सर फट के 74 हो चुकी है। वो राहुल हो, अखिलेश हो, ममता हो, कोई हो। आपको पता है, अखिलेश ने आज दबी जबान में कह दिया है कि कैराना की सांसद इकरा हसन इज गोना बी द डिप्टी सीएम इन माय कैबिनेट जब मैं 27 में सरकार बनाऊंगा। सर मुंगेरी लाल के वो हसीन सपने, आपने वो सीरीज देखी थी? मैंने नहीं देखी, मैंने सुना है कि ऐसी सीरीज आती थी, तो मैं बहुत छोटा था। सर अखिलेश भैया ना दिन में सर वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते कि उनकी सरकार बनेगी, वो कैबिनेट बनाएंगे। सोचिए सर, क्या ख्वाब है उस आदमी के, क्या ख्याली पुलाव पकाता है। लेकिन सर आप सोचिए, बिहार के बाद अखिलेश यादव को मुसलमान वोट के लिए, राहुल गांधी को काटने के लिए इकरा हसन को एज डिप्टी सीएम प्रपोज करना पड़ रहा है। उधर आजम खान, जिन्होंने पार्टी के लिए अपना तन, बदन, पिछवाड़ा, अगवाड़ा सब कुर्बान किया है, उनके दिल पे आज क्या बीत रही होगी। सर मूल विषय पे आते हैं। ममता, ममता की भी फटके 74 हुई पड़ी है। दर्शक मेरे शब्दों से ऑफेंड ना हो, बोलना पड़ता है कभी कभी ऐसी जिहादिन के बारे में। जिसने सनातन के समूल विनाश की सर सुपारी ली हो, तो उसको जिहादिन बोलना बुरा नहीं है। श्रीकांत भाई, जरा खुल के खबर बताइए कि चल क्या रहा है। हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर जी। दिया, के 74 होना है, और हम्म। मैंने सुना है राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है। जी 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 जी। आपको, तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल आनंद रंगनाथन एक मेरे बहुत पसंदीदा और मुख्य, मैं उनको सुनता हूँ। वो कहते हैं कि मतलब चार नींबू निचोड़ने से जितनी दूध नहीं फट रही है, फटता है, उतना तो इनकी ही फट रही है। दरअसल हुआ क्या है, आपको पता है, ममता बनर्जी और टीएमसी ने सबसे पहले एसआईआर का विरोध किया कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आजकल वो विरोध कर रहे हैं कि साहब दरअसल एसआईआर की टेक्निकल पॉइंट्स का वो विरोध कर रहे हैं, एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे। और इस बीच एसआईआर के, और मैं अगर कह रहा हूं कि राष्ट्रपति शासन लग रहा है तो क्यों लग रहा है या उसके आसार क्यों लग रहा है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने, और ऐसा कभी नहीं हुआ, आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने किस तरीके से दिल्ली में अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को तमाम सुख सुविधाएं देने के लिए आदेश पारित किया था दिल्ली हाई कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट मानवता के अधिकार, मानवता के नाते रोहिंग्याओं पर सवाल भी पूछ रहा है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत सीधे तौर पे कह रहे हैं कि साहब हम रोहिंग्याओं को और अवैध बांग्लादेशियों को क्यों अपने यहाँ शरण दें, क्यों अपने यहाँ रखें, बल्कि उनके उनके इस्तेमाल की जाने वाली सुख सुविधाओं की ज्यादा जरूरत इस देश में गरीब लोगों को है। जिस देश में लाखों करोड़ों लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, वो तमाम सुख सुविधाएं और वो चीजें उनको क्यों ना देकर आप अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दे रहे हैं। जो फॉरेन माइग्रेशन एक्ट है, जो माइग्रेशन किया लोगों ने, उनको देने से, और जो सीधे तौर पर कागज लेकर नहीं घुसे, तो ये पहला थप्पड़ एसआईआर का लगा। इस बीच खबर ये आई कि 5 टीएमसी के सांसदों ने चुनाव आयोग से मिलने की दरखास्त भेजी, और वो गरिया रहे थे, चुनाव आयोग को। लेकिन जब चुनाव आयोग से मिलने गए तो 5 की जगह 10 चले गए। और जब अपर और लोअर मिला के गए सारे, जब 5 की जगह 10 गए तो सीधे तौर पर चुनाव आयोग तो पांचों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए था दरअसल। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने 10 के 10 को एंटरटेन किया, उनकी चीजें पूछी, चाय पिलाई और बातचीत करके फिर बाय बाय हो गया। अब खबर क्या है, दरअसल पश्चिम बंगाल में जितने भी बीएलओ काम करते हैं,
और कर रहे हैं, वो संविदा वाले भी कर्मचारी हैं, वो वहाँ के टीचर्स भी हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, उनको लगातार परेशान किया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, मार-पिटाई हो रही है। और आपको पता है कि टीएमसी के एक बीएलओ के मरने पर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने अपनी छाती पीटी थी और कहा था कि साहब ये जो बीएलओ मरा है वो एसआईआर के कारण मरा, मतलब एसआईआर के कारण जो प्रेशर बना उसके कारण ये बीएलओ मरा। दरअसल जब उसकी बीवी की बाइट सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में आई तो उसकी वाइफ ने कहा कि कैसे टीएमसी के गुंडों ने उसको प्रताड़ित किया, मारा, पीटा, उसको धमकाया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो वो चीजें फुस हो गई। इस बीच वो बीएलओ को जिनको अनैतिक अनैतिक और गैर जिम्मेदारा वो काम करने के लिए कहा जा रहा है। और मैं आपको छोटा छोटा एक चीज बताता हूं। दरअसल 2224 बूथ है कोलकाता के दक्षिण इलाके में। जब बीएलओ ने पता किया, बीएलओ ने फॉर्म को रिप्रेजेंट किया, फॉर्म को भरा, तो आपको पता है कितने बूथ बचे हैं? केवल 222 बूथ बचे हैं। यानी कि वो जो जनसंख्या थी, जिस जनसंख्या की बात की जा रही थी, वो सब फर्जी है, वो है नहीं। मकान पर ताले लगे हैं और मकान पर ताले लगाकर वो लोग भाग गए। अब कहां भाग गए ये तो ममता बनर्जी बताएंगे। और दरअसल जब बीएलओ को टीएमसी के गुंडों ने प्रताड़ित किया, मारा, पीटा और लगातार पूरे पश्चिम बंगाल में बीएलओ पर प्रेशर बनाया जा रहा है, तो ईसी ने जिसको एज ए ऑब्जर्वर नियुक्त किया था पश्चिम बंगाल का, ईसी ने जिस व्यक्ति को और जिस रिटायर्ड ऑफिसर्स को एज ए ऑब्जर्वर नियुक्त किया था, सुनने में आ रहा है कि तमाम बीएलओज ने उनको लिखित में दिया है, बिना नाम बताए उन लोगों को लिखित में दिया है कि साहब दरअसल हम अपनी चुनावी बीएलओस की जो ड्यूटी है उसे पूरी तरीके से करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दबाव है और हम क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं और हम उस राजनीतिक दबाव का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं, क्योंकि आप तो चले जाएंगे, इसी क्या इसी एसआईआर करवाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग के पास खुद की मशीनरी नहीं होती है। जिस राज्य में उसे एसआईआर और तमाम तरह के काम करने होते हैं, उस राज्य की सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करता है। और मुख्य चुनाव जो ऑफिस होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, वो डीएम होता है, ऑफिसर जो होता है। तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि साहब आपका क्या, आप एसआईआर करवाओगे, चले जाओगे, पीठ हमको ये रहे, और अगर हम आपके अनुसार एसआईआर कर दें तो साहब कल की डेट में हमारी नौकरी को दिक्कत होगी, बाल बच्चों को दिक्कत होगी, हमारे काम को दिक्कत होगी। तो इतनी बड़ी समस्याएं जो सर, है। हाँ श्रीकांत भाई, ये सब बाद में क्या जी, सर, जान को दिक्कत होगी। हाँ जान को दिक्कत है, परिवार को दिक्कत है, कोई मार देगा। सर परिवार और बाद में, पहले खुद की जान को दिक्कत है। हाँ, तो जब ये लिखित तौर पर तमाम बीएलओस की मीटिंग ली, ऑब्जर्वेशन में जो गए थे ऑब्जर्व करने के लिए, तो उन्होंने पता चला है कि दिल्ली आकर सीधे के सीधे चुनाव आयोग के मुख्य को उन्होंने वो लेटर दिखाया है और सीधे तौर पर ये बताया है कि अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी रहती हैं तो निष्पक्ष ना ममता एसआईआर हो खातून पाएगा। पूरा नाम है उनका। हाँ, खातून, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी, मेरी याददाश्त कमजोर है। तो जो ममता खातून है, अगर उनके रहते हुए वहां पर चुनाव हुआ तो ना वो चुनाव हो पाएगा, ना वहां पर एसआईआर सही तरीके से हो पाएगा, और ना ही वहां किसी प्रकार की चीजें सुनियोजित तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिविलेज के साथ नहीं हो पाएगा। और इस बात को सीधे तौर पर चुनाव एसआईआर करने वाले बीएलओ ने लिखित तौर पर दिया है। अब चुनाव आयोग तमाम ऐसी संस्थाओं को उसने बुलाया। मैं अंदर की बात कहा जा रहा है, सूत्र ये बताते हैं कि तमाम ऐसे संस्थाओं को और चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में पक्ष लेने रखने वाले वकीलों से, और सीधे तौर पर कहा जाए कि संविधान के विशेषज्ञों से चुनाव आयोग सुनने में आ रहा है कि साहब बात करने जा रहा है। और आपको पता है 5 मई को पश्चिम बंगाल का चुनाव का रिजल्ट आया था 2021 में, और वही रिजल्ट अब 2026 में आएगा 4 या 5 तारीख को। लेकिन चुनाव आयोग अब इस बात की तहकीकात कर रहा है और उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहा है, संवैधानिक पहलुओं को देख रहा है, कानून के विशेष जानकारों से बात कर रहा है,
और खबर लोग ये भी बताते हैं, तमाम पत्रकार ये भी बताते हैं, कुछ मेरे मित्र हैं, वो ये भी इस बात को बता रहे हैं कि साहब दरअसल कैसे अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर एसआईआर को बेहतर तरीके से किया जाए, और न केवल एसआईआर किया जाए बल्कि चुनाव के दौरान राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ताकि जो इस मशीनरी का इस्तेमाल ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए करती है। देखिए 2 से 2.5% वोट जो है वो मशीनरी भी आपको दिलाती है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा नन्हे पहलवान। जो 2 से 2.5% वोट होता है ना, हार्डली 2%, मिनिमम 1.5% 1%, वो जो मशीनरी, सरकारी मशीनरी होती है, वो आपके हक में वोट को भी कंसोल करती है, एक जगह लाकर आपके हक में वोट दिलवाती है। तो जिस मशीनरी का इस्तेमाल ममता बनर्जी लगातार करती रही है, उसी मशीनरी का इस्तेमाल चुनाव आयोग ने कर देख लिया, और वो कितना निष्पक्ष है, कितना फेयर वोटिंग के चक्कर में है, वो चीजें क्लियर आ चुकी है। और बहुत जल्दी आप ये देखेंगे, और मुझे लगता है कि पुतिन आए हैं, पुतिन के जाने के बाद और सत्र समाप्त होने के बाद, ये सत्र के समाप्त होने से जस्ट पहले आप ये खबर पाएंगे इस महीने की सर्दियों में, मतलब इस साल की सर्दियों में ये खबर देखेंगे कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में गर्मी आ गई है और पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट रूल बहुत जल्दी आप देखेंगे जी। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं वहां, हम तो बहुत दिनों से कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन बड़ा जरूरी है वहां पे। उसका एक बहुत बड़ा कारण पता है क्या है? सर एक बात बताइए ना, एक सरकारी कर्मचारी जो कुछ हजार की नौकरी कर रहा है, वो अपनी जान आपको क्यों दे, आपके लिए क्यों दे? आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि एक सरकारी कर्मचारी जो चंद हजार रुपयों की नौकरी कर रहा है, वो अपनी जान क्यों दे? आप और मैं क्यों नहीं दे देते हैं? सर आपको याद है वो बाबुल सुप्रियो, भाजपा के इतने सीनियर लीडर थे, उनके साथ क्या हुआ? कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय नेता, उनके साथ क्या हुआ? जो लोग इलेक्शन कमीशन वाले वहां एसआईआर कंडक्ट करा रहे, उनके साथ क्या हो रहा है? ममता के एमएलए और ममता का कैडर तो कहता है ना सड़क पे खाल खिंचवा देंगे, सड़क जाम कर देंगे, नेपाल कर देंगे, बांग्लादेश कर देंगे। तो सर ऐसे में कोई सरकारी कर्मचारी अपनी जान नहीं देगा। सर उसको काम करने के लिए चाहिए एक मतलब एक पॉजिटिव वातावरण है। सर जैसे बैक्टीरिया को पनपने के लिए गर्मी और नमी की जरूरत होती है ना, फ्रीजिंग पॉइंट पे नहीं पनप पाता है। उमस का मौसम हो और थोड़ी गर्मी हो तो बैक्टीरिया बड़ा अच्छा फैलता है। तो सर वैसे ही सर किसी भी कर्मचारी को काम करने के लिए एक वातावरण, पॉजिटिव वातावरण, सेफ वातावरण की जरूरत होती है। कोई क्यों जान दे? सबको पता है ममता का जिहादी कैडर सर तन से जुदा, सर तन से जुदा वाला कैडर है सर वो। कौन मुर्शिदाबाद में जाएगा सर, कौन मालदा में जाएगा, कौन 24 परगना में जाएगा सर जान देने? सर मैं होता मैं नहीं जाता। ऐसी नौकरी की ऐसी तैसी सर, तुरंत घर बैठे रिजाइन, कम से कम जान तो रहेगी। सर जान है तो जहान है। अरे सर मोदी जी का क्या है, एसपीजी की सुरक्षा में बढ़िया पहन के बड़का 10 लाख वाला सूट मजा ले रहे हैं। अमित शाह का बेटा अरबपति हो गया। सर मरेगा कौन? 30,000 रुपये की नौकरी करने वाला एक शिक्षा मित्र बेचारा, काहे जान दे साहब अपनी? तो मोदी जी राष्ट्रपति शासन लगाएं, सीआरपीएफ बुलाएं, बल्कि मैं तो कहूंगा सर यूपी पीएसी लगाएं। सर पीएसी गोल टोपी को बड़ा बढ़िया कंट्रोल करती है। भी बनारस से, मैं बनारस का पड़ोसी हूं सर, आपने तो देखा है वो दौर। ऐसा बताते हैं कि गोल टोपियों के बहुत बड़े नेता हुए थे बनारस में, डॉक्टर साहब थे कोई, वो यूनानी 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 वाले, यूनान से पढ़ के आए थे। सर बताते हैं पीएससी वालों ने डे ठुड्डा बूट के ठुड्डा ठुड्डा उनको ठुड्डा कर दिया था। 72 हूरों के पास पहुंच गए थे। सर वहां लगाइए यूपी पीएससी और उनकी बंदूक के आगे लगाइए सर सुअर की चर्बी और इनके पिछवाड़े में घुसेड़ दीजिए। सच्चाई यही है सर। चलिए आपने एक सॉल्यूशन दे दिया। मेरा फाइनल रिमार्क यही है कि बिना ममता के हटे वहां संवैधानिक तौर पर क्लियर और फेयर इलेक्शन नहीं होगा। अगर आप क्लियर और फेयर इलेक्शन चाहते हैं
तो ममता को हटाइए, संविधान की जय-जय करिए और बेहतर वोटिंग लेकर आइए। क्योंकि हम श्रीकांत भाई, पूरे बंगाल के मुद्दे बंगाल बहुत की बात कर चुके हैं, डिमांड लेकिन है ये मेरा फेवरेट। हाँ। सर, पूरे बंगाल की श्रीकांत भाई की डिमांड है कि राष्ट्रपति शासन लगा के एसआईआर कराइए। पहले एसआईआर कराइए, फेयर एसआईआर। वो 1.25 करोड़ जिहादी गोल टोपी बांग्लादेशी रोहिंग्या है, पहले उसका वोट काटिए, उसके बाद फिर इलेक्शन कराइए और बंगाल में सनातनी सरकार बनाइए, डबल इंजन की सरकार बनाइए। और बंगाल की ये डिमांड है। लेकिन जी। मोदी जी, बंगाल जल रहा है, मोदी नीरो बांसुरी बजा रहा है। दीजिए, चलिए आज के लिए इतना ही। किसी और वीडियो में करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। वीडियो को किसी अंत और तक देख वीडियो रहे में हैं तो करेंगे वीडियो को मोदी लाइक जी शेयर की, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी और वीडियो में करेंगे मोदी जी की खिंचाई, थोड़ी सच्चाई, अंधभक्त नहीं बनने का, कभी कभी सर सच भी बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत भाई आपका। जय हिंद, जय जय श्री राम। भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।